हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी हिंदू एडिटोरियल की क्लास में। दोस्तों, आज है 26 सितंबर 2019 और ये क्लास रोज़ सुबह 6 बजे आती है। दोस्तों, इस क्लास में हम द हिंदू एडिटोरियल, जैसे कि इसका टाइटल है, उससे संबंधित क्लास करते हैं, जिसमें द हिंदू के 2 पेज आते हैं, 10वां नंबर 10th नंबर पेज एडिटोरियल के, जिसके ऊपर जो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और उसमें अच्छे पॉइंट्स होते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आज हमारे पास बहुत 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला तो है अफगानिस्तान में तो तालिबान और यूएस को लेकर जो स्थितियां हैं उसके ऊपर। ये आर्टिकल है जो यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में हाल ही में 2-3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दी है उससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं। और ये आर्टिकल है एग्रो इकोलॉजी, मतलब ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के ऊपर, इसके ऊपर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल करवाने का मकसद क्या होता है और आपको करना ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हो या दूसरी बुक्स पढ़ते हो, उसमें आपको कोई कंसेप्ट समझना होता है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट तो मिल जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो चैलेंजेस हैं, वो चुनौतियाँ, उसके ऊपर जो सिग्निफिकेंस, उसके महत्व है, वो उसके जो प्रो एंड कॉन्स हैं, ठीक है, ये रेगुलर इन आर्टिकल्स में अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि जैसे रिपोर्ट्स आती हैं तो ये चीज़ें पता चलती हैं। और इसको लेकर अब इम्प्लीकेशंस हैं, उलझाव, क्या उलझने हैं कि चीज़ को लेकर, ये सब। तो दोस्तों, ये सब कराने का ये रोज़ काम होता है, इसीलिए इसको करवाया जाता है। तो यहाँ पे अब बात शुरू होती है क्लाइमेट फॉर एक्शन से। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, क्लाइमेट फॉर एक्शन मतलब जो हमारा जलवायु परिवर्तन जो बदल रहा है उसके ऊपर पूरी दुनिया बहुत गंभीर है, खास करके संयुक्त राष्ट्र। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के देशों को क्लाइमेट के मुद्दे पर, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर एक्शन लेने के लिए वॉक टू टॉक करने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी कितनी इच्छा शक्ति से भरी हुई है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को लेकर। ठीक है दोस्तों, इसमें वो बात करते हैं। देखिए, इस जगह जरा ध्यान से सुनिए। वो बात कर रहे हैं, सबसे पहला तो उन्होंने बात की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के देशों को आगे आकर बढ़ चढ़ कर आगे होने के लिए कहा है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो बढ़ चढ़ कर पर मोदी जी ने जो उनका तरफ का बात की है, उसके साथ ये भी पता चलता है कि जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं जो इंडिया की, वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने में कितना इच्छा शक्ति से भरी हुई हैं। फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ है न्यूयॉर्क में, ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर जो देशों को कंट्रीब्यूशंस करने के लिए दी गई हैं पेरिस एग्रीमेंट के तहत, जो कि हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जरा समझ लीजिए, ये पेरिस एग्रीमेंट हमें अक्सर न्यूज़ में आता रहता है, क्वेश्चन बन सकता है। ये पेरिस एग्रीमेंट किसके अंतर्गत हुआ था? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज था, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, इसके अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें उन्होंने कहा था कि बट आल्सो द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग एनहांस्ड मिशन ऑन कटिंग ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है, वो कहते हैं ये तो बताता ही है कि इंडिया पेरिस एग्रीमेंट को लेकर कितना ज़्यादा सतर्क है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि इंडिया की जो पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने में जैसे लगा है, उसको लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें कहीं, जिनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे कहा है कि हम एक तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंस है, ठीक है, रीन्यूएबल एनर्जी से जो हमें मिलेगी, वो 175 गीगावाट 2022 तक कर दी जाएगी और उसको और भी बढ़ाकर 450 गीगावाट किया जाएगा, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हालांकि साथ में कोल बेस्ड जनरेशन, जो कोल से संबंधित, कोयले के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, उसके ऊपर तो हम एक्सपेंशन कर ही रहे हैं। जहाँ पे हमें कहते हैं, फिर जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे सोलर और विंड पावर अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती, वहाँ पे ये चीज़ें कर रही हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ पे कोल माइनिंग में 100% FDI उन्होंने अलाउ कर दी है, मतलब कि किसी भी दूसरे देश से कोई कंपनी आ सकती है पैसा लगा कर और कोई कोल माइन में वो क्या कर सकती है, अपनी खदान खो कर सकती है। ठीक है दोस्तों, जिससे कोयला निकाल के दे। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा है कि
जो इंडिया ने अपने ऊपर एक चैलेंज ले लिया है वो कोई छोटा मोटा चैलेंज नहीं है, ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। जैसे कि पूरी देश की कंपनियों को ये कह दिया गया है कि आप इलेक्ट्रिक कंबस्शन इंजन से हटकर आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएं, ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। ठीक है दोस्तों, इससे हमें दो फायदे होंगे। देखिए, एक तो कमर्शियल और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इससे शुरुआत की जाएगी। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, इससे हमें दूसरा फायदा ये होगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, तेल के ऊपर खर्चा है, उसके ऊपर हमारा कम होगा, मतलब कहीं ना कहीं हमें इससे फायदा ही है, और इलेक्ट्रिसिटी क्लीन होगी हमारी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो बात की जाती है वो ये है कि एडवांसिंग द नेशनल क्लाइमेट एजेंडा इन द स्पिरिट ऑफ मिस्टर मोदीज एक्शन ओवर ईडीएम। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि एडवांसिंग द नेशनल क्लाइमेट एजेंडा कहीं ना कहीं होता है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंटरनल फ्रेमवर्क है, जिसके अंतर्गत नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज है, वो कहते हैं डेकेड ओल्ड है, कम से कम एक दशक पुराना है। वो कहते हैं जो हमारा लीगल कानून सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं नेशनल कमिटमेंट्स है पेरिस एग्रीमेंट के साथ कहीं ना कहीं मिसमैच करती हैं, इतनी अच्छे से नहीं है। वो कहते हैं टू रिड्यूस एमिशंस, ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करने के लिए और इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए 2030 तक, ठीक है, इसके मिशन मोड प्रोग्राम पर जाना होगा। ठीक है, ऐसे कानून अप्रूव करने होंगे, और साथ में वो कह रहे हैं कि स्टेट्स को करने होंगे जिससे न्यू ग्रीन नॉर्म्स गवर्निंग बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, वाटर, इन सब पे ऊपर ध्यान दिया जा सके। ठीक है, किसके तहत? यूनाइटेड के पेरिस एग्रीमेंट के तहत। और उसके बाद वो ये बात करते हैं कि साथ में हमें एक और चीज़ की भी ज़रूरत है, वो क्या है कि फंडिंग प्लान फॉर ऑल स्टेट्स, मतलब जिन भी राज्यों में पर्यावरण बदलने के कारण आपदाएं आ रही है, जैसे केरला में हाल ही में आई है, उन स्टेट्स को फंडिंग प्लान का भी पूरा रखना चाहिए, ताकि उसको डिजास्टर से, जो आपदाओं से, साइक्लोन, ठीक है, चक्रवात, फ्लड्स, जो बाढ़ आती है, ड्राउट, सूखा, इनसे बचाने का प्रोग्राम किया जाना चाहिए। दोस्तों यही आर्टिकल है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे तो ये बात हो गई। अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल किस पे है? अफगानिस्तान पे। देखिए, अफगानिस्तान का तो ना सिस्टम सीधा सा समझ लो कि अफगानिस्तान तो ना, मतलब चलो आज हम लोग अपने देश भारत में रह रहे हैं, शांति है, लोग शांति प्रिय माहौल में रह रहे हैं। वहाँ तो पिछले 18 साल से लोगों ने शांति नहीं देखी। आपकी मतलब दूसरी वाली शांति नहीं, टिकटॉक वाली शांति की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं सिंपल शांति की बात कर रहा हूँ, जो पीस होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें वो बात करते हैं कि यूएस तालिबान, वो कहते हैं यूएसए और तालिबान के बीच में जो पीस टॉक्स हो रही थी, शांति वार्ता हो रही थी, वो क्या हो गई है, ट्रंप के ट्वीट के बाद रद्द हो चुकी है। उसका कारण क्या है? उन्होंने कहा है कि जो तालिबान था वो कहीं ना कहीं लालच में आ गया था कि उसने पिछले 18 साल से ये लड़ाई लड़ रही है, किसके खिलाफ? यूएसए और उसके साथ जो देश मिलकर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो उनको लगा कि हम उन पर चाहे तो प्रेशर बना सकते हैं, ठीक है, तो वो ये सारी कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके तहत हुआ क्या, वो लालची हो गए, उनमें लालच आ गई, तो उसके साथ क्या हुआ, ये जो पीस वार्ता थी वो रद्द हो गई। देखिए, कहीं ना कहीं जो मिसगिविंग्स थी, जो इसमें आशंकाएं थी डील को लेकर, ये यूएसए के चीफ जालमे खलीलजाद और तालिबान के बीच में होने वाली थी, इसको लेकर बहुत सारी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट्स को कहीं ना कहीं एक विपत्ति सी हुई थी। उसके बाद कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो पूरी दुनिया है, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर थक चुकी है। उसका कारण ये क्या है, क्योंकि देखिए, तालिबान के साथ यूएसए की वार्ता कई बार शुरू हुई, शांति को लाने को लेकर, लेकिन वो हर बार रद्द हो जाती रही। इस बार भी वही हुआ। तो वो ये मुद्दे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब उसके बाद शुरू क्या हो गया, कहते हैं अब वार्ता बंद हो गई, उसके बाद फिर तालिबान ने अपने ज़बरदस्त अटैक, आतंकी हमले शुरू कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त नुकसान झेलना पड़ रहा है। और जो यूएस के फोर्सेज हैं वो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब वहाँ पे वो बात करते हैं इम्प्लीकेशंस। जो यूएसए और अफगान टाक्स तालिबान के साथ ख़त्म हो गई है, उसके उलझने क्या होंगी साउथ एशिया रीजन में, अफगानिस्तान में और इंडिया को लेकर। सबसे पहले वो कहते हैं, सबसे पहले उलझने आती हैं अफगानिस्तान को लेकर। वो कहते हैं कि द डायरेक्ट फॉल आउट ऑफ अमेरिकन पुल आउट। वो कहते हैं कि जो सीधा जो पुल आउट हुआ है, जो इस वक्त वार्ता रुक चुकी है, उससे ये होगा कि जो रक्तपात है, जो कत्लेआम है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत बुरी बात है। वो कहते हैं जो अमेरिकन ट्रूप्स है उसके ऊपर भी अटैक्स बढ़ चुके हैं और अमेरिकन ट्रूप्स इसमें अब फाइट बैक करने में लगे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब जो 28 को इलेक्शन है, ये भी कहीं ना कहीं से बहुत बुरे लेवल पर क्या होने वाले हैं, प्रभावित होने वाले हैं।
फिर वो कह रहे हैं कि गनी गवर्नमेंट विल आल्सो प्लीज्ड विद द फैक्ट दैट यूएस ट्रूप्स आर लाइकली टू कंटिन्यू इन द कंट्री। देखिए वो कह रहे हैं कि जो गनी है, जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है, वो इन्हें कहीं ना कहीं अब शांत है अंदर से कि ठीक है अब अफगानिस्तान में यूएस के ट्रूप्स रुके रहेंगे। क्योंकि देखिए अगर यूएस से छोड़ जाता है और किसी देश का उनको समर्थन नहीं मिलता तो ये तालिबान के साथ लड़ाई में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लंबा, ये एक समझ लेना चाहिए। ये पहली इम्प्लीकेशन मैंने बताई, रक्तपात बढ़ जाएगा, अमेरिकन फोर्सेस को लड़ना पड़ेगा। तीसरी ये बताई कि अगर वो बाहर जाते हैं तो ये लंबे टाइम तक अफगानिस्तान की सरकार लड़ नहीं पाएगी तालिबान से। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि लार्जर क्वेश्चन है दैट कंसर्न अफगान पीपल इज वेदर तालिबान इज चेंज लॉर्ड और नॉट। वो कहते हैं तालिबान को जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट असर्शन लाइक क्वेश्चन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर, ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन और माइनॉरिटी, कि वो माइनॉरिटी ग्रुप के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, औरतों के साथ और लड़कियों की शिक्षा को लेकर उनका क्या बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। वो कहते हैं कि अगर कोई कमिटमेंट्स तालिबान के द्वारा ली जाए, शांति वार्ता में अगर कोई डील की जाती है तो ये पक्का किया जाए कि डोमेस्टिक बिहेवियर उनका क्या रहेगा, अल्पसंख्यकों को लेकर, औरतों को लेकर और बच्चियों की शिक्षाओं को लेकर। मतलब उनका रिजिड था ना कि इतनी उम्र तक की बच्चियां पढ़ नहीं सकती, या फिर ये औरतें पढ़ नहीं सकती, औरतें बुर्का पहन के घूम सकती हैं, तो ये सब कानूनों के हिसाब से। उसके बाद आते हैं तो इसके इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, ठीक है, ये देख लें। वो कहते हैं कि जो प्रॉपरली नेगोशिएटेड डील है, ठीक है, जिससे तालिबान कहीं ना कहीं कहते हैं पावर में आ जाएगा, और जिससे जो जियो पॉलिटिक्स है, देखिए अब देखिए कि अफगानिस्तान में जो अशरफ गनी की सरकार है और बीच में पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया और इधर है ईरान, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे जो तालिबान है वो किसको फेवर करता है, वो पाकिस्तान को फेवर करता है, लेकिन इस वक्त जो अफगानिस्तान में सरकार है वो इंडिया को फेवर कर रही है, और अफगानिस्तान को सरकार को ही अमेरिका फेवर कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे तालिबान पावर में आता है तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स बदल जाएगी, क्योंकि वो फेवर करना शुरू कर देंगे तालिबान वाले पाकिस्तान को। वो कहते हैं पाकिस्तान तो सीधा सीधा ही तालिबान के आते ही पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक फ़ायदा मिलेगा इंडिया के खिलाफ तो साफ करके, क्योंकि वो कहते हैं कि जो इंडिया में जो अपनी गेम्स हैं वो जो खेल रहा है पाकिस्तान, वो और ज़बरदस्त लेवल पे खेल पाएगा। और उसके बाद वो बात करते हैं कि जो कैलकुलस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, फॉरेन ट्रूप्स के विड्रावल के बाद। उसके बाद वो कहते हैं कि इंडियाज़ बेस्ट बेट इन अफगानिस्तान वुड बी टू नेगोशिएट विड्रावल ऑफ फॉरेन ट्रूप्स फ्रॉम, इट वुड चेक द तालिबान प्रोलिकिटी। वो कहते हैं कि इंडिया के लिए बेस्ट बेट यही होगी कि वो इस तरह से विड्रावल को नेगोशिएटेड हो कि जिससे वो ये पक्का कर ले कि तालिबान बाहर कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करेगी या अफगानिस्तान के बाहर दूसरे देशों के साथ, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अगर नॉन नेगोशिएटेड विड्रावल हुई, मतलब अगर यूएस बिना कोई वार्ता के बाहर आ गया और कहेगा अपना आप निपटो, तो कहते हैं इसके बहुत बुरे प्रभाव होने वाले हैं। इंडिया में तो खासकर जो इसके पड़ोसी देश है उसमें तो खास करके जैसे इंडिया में, ठीक है, बहुत बुरे प्रभाव होने वाले हैं, क्योंकि वो जो तालिबान है वो तो वैसे ही स्ट्रैटेजिक एंटी इंडिया यूज़ करेगा ही अपनी चीज़ों को, और पाकिस्तान तो इसकी ताक में बैठा ही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तालिबान रिटर्न पावर इन अफगानिस्तान इंडियन सिविलियंस एसेट। कहते हैं अगर वो पावर में आते हैं अफगानिस्तान में तो इंडिया की जो एसेट है अफगानिस्तान में, जो वहाँ के लोग हैं, इंडियन लोग वहाँ पे जहाँ की वहाँ एसेट है, वो भी खतरे में आ जाएंगे। और उसके बाद वो दूसरी बात कहते हैं कि कश्मीर डिसीजन, जो न्यू दिल्ली ने अभी कश्मीर पर डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं तालिबान के निशाने पर आ गया है इंडिया इस चीज़ को लेकर। तो कहते हैं ये सब प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर सकता है उनकी तरफ से। अब वो कहते हैं कश्मीर क्वेश्चन की वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर बहुत तरह से इन मैनी वेज एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को आगे लेकर आ रहा है अफगानिस्तान में जो इम्पैक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। वो कहते हैं विद इट्स ट्रू दैट रिपीट ऑफ लेट 1980s व्हेन स्कोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड अफगानिस्तान फाइटर टर्न्ड अप इन कश्मीर एज द बेस्ट ऑफ द। देखिए वो कहते हैं कि जो अफगानिस्तान के अनएम्प्लॉयड फाइटर्स थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कश्मीर में उठ के आ गए थे, और कहते हैं वैसे ही कश्मीर का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार ही खड़ा है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं इफ़ ए सुपर पावर लाइक यूएस कैन बी पुश्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान, वो कहते हैं बाय द तालिबान विद हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान वुड इट बी डिफिकल्ट टू बीट इंडिया। वहाँ पे भी एक क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान जैसी ताकत को वो पाकिस्तान की मदद से बाहर कर देते हैं, क्या इंडिया के साथ लड़ना इनके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल होगा? तो कहीं ना कहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे वो कह रहे हैं कि कश्मीर का जो युवा है वो वैसे ही हथियार उठाने को तैयार है।
वो कहते हैं मैनर इन विच टॉक्स बिटवीन द तालिबान एंड यूएस वर बीन कंडक्टेड वुड हैव लेड टू ए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, वो कहते हैं जिस तरह से तालिबान और यूएसए के बीच में टॉक्स हो रही थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आ रहे थे नई दिल्ली के लिए, क्योंकि वो अपना प्रभाव बहुत बना रहे थे तालिबान वाले। ठीक है, वो कहते हैं यूएसए और इंटरनेशनल कम्युनिटी वाइल पिकिंग अप थ्रेट्स ऑफ नेगोशिएशन द डेज अहेड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये समझने की बात है, अगर अमेरिका ने साफ साफ कहा था कि वो अफगानिस्तान की धरती तालिबान यूज़ नहीं करेगा यूएसए के अगेंस्ट, अब यूएसए के अगेंस्ट तो बोल दिया, अब न्यू दिल्ली का क्या, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया को लग रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को लग रहा है कि तालिबान पावर में आने वाला है, चाइना जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश और रशिया जैसे देश तालिबान के साथ नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब कहते हैं इंडिया भी पीछे नहीं रखना चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं उनसे वार्ता करनी चाहिए, कहीं ये ना हो भी पावर में आ जाए तो दिक्कत हो जाए। लेकिन उनको कहते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान भी होगा। इसका नुकसान ऐसे होगा कि कहते हैं जो गनी है वो कहीं ना कहीं खुश नहीं रहेंगे उनसे फिर इस बात को लेकर। ठीक है, तो यही हमारा आर्टिकल है। देखिए यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये हमारा दूसरा आर्टिकल था जो ख़त्म हो गया है। देखिए इस आर्टिकल में उन्होंने साफ साफ ये कहा है, उन्होंने 3-4 बातें ले ली, मैं छोटा छोटा आपको बना के देता हूँ। उन्होंने अफ़गानिस्तान की सिचुएशन रख दी। ठीक है, अफ़गानिस्तान लिख देता हूँ, अफ़गानिस्तान छोट में लिख दिया, इसकी सिचुएशन रख दी। उन्होंने कहा था इसकी उलझने क्या होंगी। पहली उलझन तो लेके उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान जो यूएस और तालिबान टॉक्स है, ठीक है, पीस वार्ता है, टी टॉक्स, ठीक है, तालिबान के, उसके कहते हैं सबसे पहले उलझन अफगानिस्तान के ऊपर क्या होगी वो देख लिया, फिर इंडिया के ऊपर क्या होगी ये देख लिया, फिर उसके ऊपर जो कश्मीर क्वेश्चन आ रहा है, कश्मीर में क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं और इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे सामने आई इस आर्टिकल को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ लगा होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पर। देखिए अगला आर्टिकल बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्जामपुर के साथ ज़्यादातर किसान वर्ग के लोग जुड़े हैं तो उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है। किस तरह से ज़रूरी है ज़रा समझें। देखिए यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ जो चीज़ उसको ध्यान से सुनिए। 0 बजट, 0 बजट नेचुरल फार्मिंग। अब समझिए इसका मतलब क्या है। देखिए बिना बजट के पहले क्या होता है, आप किसान हैं, आप समझिए, अगर जो किसान देख रहे हैं, अगर जो किसान नहीं उनको भी पता ही होगा, अगर फसल उगानी है तो पहले कीटनाशक रखो, उर्वरक रखो, तो फिर जाके और फसलों के लिए बीज रखो, पानी, ट्रैक्टर, तेल, सब कुछ। वो कहते हैं 0 बजट, 0 बजट नेचुरल, मतलब कुदरती फार्मिंग, कुदरती कृषि की जाए, ये बात कर रहे हैं वो। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा थम के बैठिए। यहाँ पे बात क्या हो रही है, कहते हैं एग्रो इकोलॉजी ने अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज किया है कि जो 0 बजट नेचुरल फार्मिंग है, मैं पूरे जोश में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा देश का किसान मजबूत बने। एनहांस फर्टाइल लैंडस्केप, वर्ल्ड वाइड सिस्टम दैट एनहांस फर्टाइल लैंडस्केप। वो कहते हैं इससे क्या होता है, एक तो जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो बढ़ती है, जो इसकी क्या है यील्ड, जो कृषि के बाद उसके बाद पैदावार होती है वो बढ़ती है, जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी हेल्थ बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी, विविधता बढ़ती है, और उसके बाद जो क्लाइमेट रिसिलियंस है, मतलब क्लाइमेट से संबंधित होता है ये। तो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्या, 0 बजट नेचुरल फार्मिंग। तो दोस्तों उसके बाद वो बात करते हैं, इट्स प्रैक्टिस आर सपोर्टेड बाय मैनी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इट्स प्रैक्टिस आर सपोर्टेड बाय मैनी बहुत सारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसकी सपोर्ट करते हैं कि आप कीजिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी करती है, इंटरनेशनल पैनल क्लाइमेट चेंज भी करता है, फार्मर्स का ग्रुप भी करता है, और बहुत सारे एनजीओ भी करते हैं। अब वो कहते हैं कि नेशनल अकेडमी ऑफ नेचुरल साइंसेस, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इंडस्ट्री के साथ हुआ, ठीक है, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा गया कि लेटर सेंड की गई उनको, जिसमें उन्होंने 0 बजट नेचुरल फार्मिंग को क्या किया, अपोज किया, विरोध किया। देखिए आज के बाद आप भी इस चीज़ को घर पे शुरू करेंगे, आपको आर्टिकल सुनने के बाद पता चलेगा बात क्या है। मुद्दा क्या है कि इन्होंने लेटर लिखा इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलके, कुछ उद्योगपतियों के साथ बाद मीटिंग करके, वहाँ के नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के साइंटिस्टों ने कहा कि 0 बजट नेचुरल फार्मिंग को अपोज किया। क्यों किया जरा देखिए। देखिए वो कहते हैं जो फार्मिंग है, थ्रेट टू पावरफुल इलाइट्स, मतलब जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं उनको खतरा आ रहा है, इससे डर लग रहा है, किससे, 0 बजट नेचुरल फार्मिंग से।
कैसे लग रहा है जरा देखो। वो कहते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है दोस्तों, इस पे मतलब इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है पावरफुल लॉबीज का, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का, ठीक है, उनके बहुत सारे अपने हित छुपे हैं इसमें, कनेक्शंस टू डीप पॉकेट। किस चीज़ को लेकर? फॉसिल फ्यूल, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या है? उर्वरक, सीड कंपनीज जो बीज बेचती हैं कंपनीज, ठीक है, जो कंपनियां बीज बेचती हैं, उर्वरक बेचती हैं, कीटनाशक बेचती हैं, उनको डर लग रहा है कि अगर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमारे किसानों ने शुरू कर दी तो उनको खर्चा करना नहीं पड़ेगा और उनकी अच्छी पैदावार भी होगी, उनके पास पैसा भी बचेगा और हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो इनको तंगी आ चुकी है। तो वो कह रहे हैं साइंटिस्ट विद फंडिंग कनेक्शन टू एग्रीकल्चर। वो कहते हैं जो साइंटिस्ट का एग्रीकल्चर को लेकर जो फंडिंग कनेक्शन है वो आ रहा है आगे। वो क्या है? देखिए, अब साइंटिस्ट कोई ना कोई रिसर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर को लेकर, फंडिंग कौन कर रहा है? ये कंपनियां कर रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है These lobby perceive large scale transaction to agroecology as a substantial threat to their influence on farmer system। वो कहते हैं if India, मैं बताऊंगा अभी क्या बोल रहा हूँ, if India largely developing a country shift to sustainable, they would all have to look the for other sport। ये देखो वो क्या समझा रहा है, वो कह रहा है कि अगर इंडिया जैसी बड़ी कंपनी में लोगों ने कंपनियों से सामान खरीदने की बजाय सब ऐसी सस्टेनेबल फार्मिंग जिसमें उनको ज़्यादा किसान को खर्चा ना करना पड़े और वो फार्मिंग, वो कृषि शुरू कर दी, तो हम कहाँ जाएंगे? वो कहते इतनी बड़ी मार्केट हमारे हाथ से छूट जाएगी, हमें कुछ और जाके कहीं और ढूंढना होगा। तो वो कह रहे हैं कि बैटल लाइन्स आर ड्रॉन एंड व्हेन नेचुरल फार्मिंग स्टिल प्लेयर इन ए मार्जिन स्टार्ट मूव टुवर्ड्स सेंटर। वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि हम जो फंडिंग है वो नहीं करेंगे अगर साइंटिस्ट इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल के तौर पर उन्होंने ये कह दिया है, देखिए अब साइंटिस्ट कह रहा है कि आप जीरो नेचुरल बजट फार्मिंग करिए, अब उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि आप जो रिसर्च करते हैं ना वो पैसा नहीं देंगे, धोती खींच लेंगे। वो इंडस्ट्रियां ये कह रही हैं उनको, ठीक है, अब उनकी धोती खिंच रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने यहाँ पे इंग्लैंड की, ब्रिटेन की एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि सन 2000 में क्या हुआ, उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स थी। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है, एक बार आप नाम याद कर लो, बाद में इसके मुद्दे पर बात की जाएगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है दोस्तों, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ऐसी हैं जैसे समझ लीजिए कि कोई कृषि की कोई बीज है, उसको साइंटिस्ट ने किसी ना किसी तरह का लैब में लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके बदल दिया कुछ उसके अंदर के सिस्टम, कुछ इस तरह से समझ लो एक बार के लिए, ठीक है। तो कहते हैं उन्होंने कहा, उसके साइंटिस्टों ने, उनकी जो कमेटी है इसके अगेंस्ट वोट किया जेनेटिकली मॉडिफाइड के, कि हम इसको लॉन्च करने की वो नहीं देते परमिशन, हम इसको सहमति नहीं देते। तो वहाँ पर क्या हुआ, वो कहते हैं जो इंडिविजुअल साइंटिस्ट इन यूरोप एंड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया, उन्होंने आर्टिकल भी निकाला कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड हो गए, क्रॉप्स होंगी, जो फसलें होंगी, वो स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचाएंगी, ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाएंगी। जो ऐसे कृषि में कीड़े होते हैं जिसकी वजह से कृषि को फ़ायदा होता है, उनको नुकसान पहुँचाएगी। वो कहते हैं जिन लोगों ने ये बोला उनको पर्सनल अटैक झेलने पड़े उन कंपनियों की तरफ से। उसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी कहा दिया कि भाई साहब धोती खरीद लेंगे, धोती खींच लेंगे, फंडिंग नहीं देंगे। तो फिर उसके बाद वही बात हुई, उनके खिलाफ केस फाइल हुए, लिटिगेशन फाइल हुई, जिसमें कंपनियों के खिलाफ, क्योंकि लोगों को कैंसर होने लग गया, कंपनियों के खिलाफ फैसले आए, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं से बात शुरू होती है डिफरेंट पैराडिग्मास। डिफरेंट पैराडिग्मास में वो कहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो कहते हैं कि जो इन चीज़ों का जो इससे क्या क्या हो रहा है, इससे एक तो कह रहे हैं इन चीज़ों से एग्रीकल्चर लैंडस्केप, जो कृषि करने वाली धरती है वो ख़त्म होती जा रही है। जो फ्रेंडली इंसेक्ट है, जो ऐसे कीड़े हैं, जो ऐसे जीव हैं मिट्टी में जिनसे हमें फ़ायदा है कृषि को, तो वो नुकसान हो रहा है उनका, ठीक है। वाटर जो है वो गंदा हो रहा है, सॉइल ख़त्म हो रही है, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल, जो पानी के, जो धरती के नीचे का पानी है वो ख़त्म हो रहा है। वो कहते हैं जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो किसको भरनी पड़ रही है, जो भी इंडस्ट्रियल है, जो भी उद्योगपति हैं, जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका नुकसान तो फार्मर को और ज़मीन को भुगतना पड़ रहा है, ये बात कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं डिफरेंट पैराडिग्म्स। वो कहते हैं यहाँ पे, वो कहते हैं साइंटिस्ट इंक्वायरी एंड साइंटिस्ट आर ए पार्ट ऑफ पैराडिग्मा ऑफ बिलीफ सिस्टम हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अब इसमें जरा बात को समझिए। वो कहते हैं कि जो अभी जंग चल रही है, करंट बैटल है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेकर, किसके बीच में, दोज पावरफुल एंट्रेंच्ड एंड न्यू वॉइसेस ऑफ अ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। वो कहते हैं नई सरकारें, जैसी हमारी सरकार भी समर्थन कर रही है, हमारे बजट में भी आया था जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेकर, और सिविल सोसाइटी कह रही है कि हम इसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जो कंपनियां उनको तकलीफ हो रही है। उसके बाद वो कहते हैं कि देयर आर मैनी सक्सेसफुल एग्रोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स मेड इन इंडिया। कहते हैं वैसे भी अगर हम देखा जाए तो कृषि तो भारत के लोगों का बहुत पौराणिक रहा है,
इसलिए तो किसान धरती को अपनी माँ मानता है, समझ रहे ना। थोड़ा भावुक हो गया मैं इसको पढ़ के। उन्होंने ये कहा है कि देखिए हमारे पास तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके डेवलप करके बैठे हैं, विकास करके बैठे हैं, जिससे हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद वो कहते हैं कि द मोस्ट प्रोमिनेंट वॉइस फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है मिस्टर पलेलकर। द डेवलपिंग एक्सपेरिमेंट इन शो केसिंग सक्सेसफुली लार्जिंग फार्मर आर सपोर्टिंग। अब कहते हैं फार्मर्स जो किसान है वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आंध्रा मॉडल तो कहते हैं इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। ठीक है, वो कहते हैं देयर इज अ स्मॉल इन कंपैरिजन विद ह्यूज सब्सिडीज। हालांकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो ह्यूज सब्सिडीज इसके दी गई थी उसके खिलाफ तो सवाल है, लेकिन सपोर्ट किया जा रहा है। वो कहते हैं वी प्रेजेंटली हैव सब्सिडी बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम वेयर फार्म इनपुट्स आर फर्मली इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेशन एंड द इलाइट नेटवर्क। वो कहते हैं हम इस सिस्टम में बैठे हैं जिसमें सब्सिडी दी जाती है, और जो हमारे इनपुट्स हैं, इनपुट्स क्या हैं, हमारे उर्वरक, खाद, कीटनाशक, बीज जो इनसे लिए जाते हैं, कंपनियों से लिए जाते हैं, वो इन अमीर कंपनियों के हाथ में है, अभी कह रहे हैं। वो कहते हैं एग्रो एक्रोलॉजी बेस्ड फार्मिंग इज नॉट रेग्रेसिव बट रादर ए टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर ऑफ द ट्रेडिशनल ईडियम। वो कहते हैं कि ये एक मतलब एग्रो एक्रोलॉजी है ना, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर है हमारा। बिल्कुल सही बात है, अगर हमें फसल को बचाना है, ज़मीन को बचाना है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं तक हमारी क्लास थी, और यहाँ देखिए हमारे आर्टिकल में क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लें, हल्का सा अलर्ट हो जाओ। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इसको कहाँ से खतरा है? अमीर लोगों की कंपनियों से। कौन समर्थन कर रहा है? सरकार और सिविल सोसाइटी। आंध्रा मॉडल की बात की गई, इसके ऊपर मैंने आपको सारा चक्कर समझा दिया। ठीक है दोस्तों, और आप भी अगर किसान हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप तो पढ़ने वाले हो ना। आपको चाहिए कि अपने माता पिता की मदद करें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। इंटरनेट में इससे संबंधित बहुत कुछ पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी क्लास पूरी होती है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। और लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो मैं शेयर नहीं कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो मुझे। शर्म आ रही तुम्हें? इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो दोस्तों शेयर जरूर करो, शेयर जरूर करो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ, और कमेंट जरूर किया करो ये क्लास के नीचे। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।